गुप्त बीमारी अंदर ही अंदर से हर 2 में से 1 इंसान के मौत का कारण बन रही है, लेकिन इसके बारे में 1% से भी कम लोग जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा कातिल बोल दिया है, क्योंकि हार्ट अटैक्स, हार्ट ब्लॉकेजेस, अधिकतर किस्म के कैंसर्स, डायबिटीज, ओबेसिटी, एल्जाइमर्स, वो सारी बीमारियां जो भी एक इंसान के मरने का कारण बनती है, वो सभी का बस सिर्फ एक ही रूट कॉज है, ये गुप्त बीमारी, जिसे हर कोई नजरअंदाज कर देता है। और इसीलिए आपको अपना सब काम छोड़कर बस 20 मिनट देकर अपने और अपने फैमिली के खातिर इसके बारे में अवेयरनेस लेनी ही चाहिए। कुछ ही हफ्तों पहले न्यूज मीडिया में एक खबर एकदम से वायरल हो गई थी। अर्नस्ट एंड यंग कंपनी की एक 26 साल की इंडियन एम्प्लॉय एना सेबेस्टियन पेरेहिल की इतनी जवान उम्र में अचानक से मौत हो गई। रिपोर्ट्स ने हार्ट अटैक को कारण बताया, बट हार्ट अटैक तो सिर्फ एक ट्रिगर था। इवन स्ट्रेस भी बस सिर्फ एक ट्रिगर ही था, बट रूट कॉज तो हमेशा की तरह उन 100 में से 75% केसेस की तरह सभी के नजरों से छुपा रह गया। क्यों छुपा रह गया? क्योंकि यह बीमारी एक साइलेंट किलर है जो आपके शरीर में मौजूद होने के संकेत सालों तक तो देती है, मगर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इस पर ध्यान कोई नहीं देता। और फिर कुछ ही सालों में ये हार्ट अटैक्स, कैंसर्स, डायबिटीज, दिमागी बीमारियां और अन्य कई संगीन बीमारियों का जड़ बनती है, जो एक इंसान को समय से पहले ही मार सकते हैं। क्या आपको दिन दोपहर में थकान या वीकनेस महसूस होती है, या लैक ऑफ मोटिवेशन महसूस होता है, या फिर शरीर में बार बार एसिडिटी होती है, या जीभ में छाले पड़ते हैं, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशंस फील होते हैं? क्या आपके स्किन पे आए दिन पिंपल्स या रैशेस होते हैं? वजन या तो बिना कोई रीजन के तेजी से बढ़ने लगता है, या फिर घटने लगता है, या फिर आप अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के दिखने लगे हो? तो ये कुछ सिम्टम्स है कि शायद वही साइलेंट किलर अंदर पनपना शुरू कर चुका है, और आपको प्रायोरिटी में उसे सही तरह से डायग्नोस करके फैलने से, डैमेज करने से रोकना चाहिए, जो सिर्फ पॉसिबल है सही नॉलेज और अवेयरनेस के साथ, ताकि एंड मोमेंट में देर ना हो जाए। रिमेंबर, ये किलर साइलेंट है ही इसीलिए क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस ही इतनी नहीं है। और इसीलिए आज हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ये रूट कॉज, ये रूट बीमारी जो 75% मौतों का कारण बनती है, इसके पीछे का मेडिकल साइंस क्या है, कैसे इसे पहचानना है, इसका सही ट्रीटमेंट और क्योर क्या है, और अपने जिंदगी में क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस लाना है ताकि इस बीमारी से आप दूर रह सको। सो लेट मी आस्क यू नाउ, ये बीमारी, ये रूट कॉज, ये साइलेंट किलर आखिर है कौन? वेल, इसे एकदम बेस से ABCD से समझने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। मैं अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से जोर का चाटा लगाऊंगा और देखते हैं क्या होता है। वेल, एज यू कैन सी ये रेड हो गया, राइट? अपनी बात करूं तो मुझे स्ट्रॉन्ग स्टिंगिंग सेंसेशन और जलन जैसा महसूस हो रहा है। कभी सोचा है कि स्किन के अंदर एग्जैक्टली ऐसा क्या हो रहा होता है जो इसे बाहर से रेड अपीयरेंस देता है? बाय द वे, ये हर जख्म के साथ होता है, आपने देखा होगा, मगर ऐसा जलन जैसा सेंसेशन क्यों क्रिएट होता है, और इस एक्सपेरिमेंट का वो साइलेंट किलर के साथ क्या संबंध हो सकता है? वेल, थोड़ा सा होल्ड ऑन, आपको जल्द ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैंने खुद को जोर से मारा, ऐसे में इंपैक्ट की वजह से मेरे टिश्यूज में माइक्रो डैमेजेस क्रिएट हुए। अब इन रिस्पॉन्स बॉडी ने सबसे पहले मेरे वहां के ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड उस एरिया में इन्फ्यूज हो सके, रिपेयरिंग प्रोसेस को किक स्टार्ट करने के लिए, और इस वजह से रेडनेस दिखाई देती है। मगर फिर पेन और जलन क्यों महसूस होता है? जैसे ही उस रीजन के ब्लड वेसल्स एक्सपैंड होते हैं, उनमें छोटे छोटे माइक्रो गैप्स बन जाते हैं, जिनके थ्रू उनके सेल्स के बीच 2 अहम चीजें पास होती है जो किसी भी जख्म को हील होने में मदद करती है। नंबर 1, हमारे इम्यून सिस्टम के सोल्जर सेल्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनमें न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स एक्सेट्रा हो जाते हैं, जो इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरियाज और वायरसेस से फाइट करते हैं। नंबर 2, प्रोटीन्स जिन्हें साइटोकिन्स कहते हैं, जो बेसिकली सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉल्ड ब्रैडिकिनिन, हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, TNF अल्फा, जिनके जरिए हमारे डैमेज सेल्स हमारे ब्रेन को पेन सेंसेशन क्रिएट करने को कहते हैं, ताकि हमारा उस डैमेज साइट पर ध्यान जाए और हम उसे ज्यादा यूज ना करें रिकवरी को फैसिलिटेट करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस को मेडिकल की भाषा में कहते हैं इन्फ्लेमेशन, और एग्जैक्टली फंडामेंटली यही वो साइलेंट किलर है जो अलग अलग रूपों में 60% गंभीर बीमारियां क्रिएट कर रहा है। अब डेफिनेटली आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, लेकिन इन्फ्लेमेशन ये तो जैसे हमने देखा वुंड के हीलिंग में हेल्प करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है, तो जो प्रक्रिया शरीर को हील करने के लिए बनी हो
वो ही खुद हर 5 में से 3 मौतों का कारण कैसे बन रही है? वेल, वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो, ये हाथ को चाटा मारने वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया था ना, उसमें जो इन्फ्लेमेशन डेवलप हुआ था वो सिर्फ कुछ ही मिनटों तक रहता है। अगर कोई जख्म हो जाता है या लेट्स से आपको चेहरे पर कोई पिंपल आ गया, तब इन्फ्लेमेशन ज्यादा से ज्यादा कुछ डेज या कुछ वीक्स तक रहता है मैक्सिमम। इस कम समय तक वुंड हीलिंग को फैसिलिटेट करने वाले इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एंड यस, ये शरीर की मदद ही करता है। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इन्फ्लेमेशन एक इमरजेंसी स्टेट है, यानी कि एक टेम्पररी स्टेट होता है और इसे टेम्पररी ही रहना चाहिए। इन्फ्लेमेशन वाले एरिया में व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करके उस एरिया को सैनिटाइज कर देते हैं। ब्लड फ्लो तेज हो जाता है ताकि हीलिंग फास्ट हो, और पेन सेंसेशन मेक श्योर करता है कि आप उस एरिया को यूज ना करो। और फिर जैसे ही वुंड हील हो जाता है, इन्फेक्शन का खतरा खत्म हो जाता है, नए सेल्स बन जाते हैं, तो WBCs इनएक्टिव हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन समाप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया बिल्कुल नेचुरल है। बट कई बार क्या होता है कि यही इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया आपके शरीर में कभी समाप्त होती ही नहीं है। वो अंदर ही अंदर शरीर के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ऑर्गन्स में फैलने लगती है और वही इन्फ्लेम्ड यानी इमरजेंसी स्टेट क्रिएट करती चली जाती है, महीनों तक, सालों तक, जो ही फिर जाके सारी टर्मिनल बीमारियों को जन्म देता है। इस कंडीशन को मेडिकली कहा जाता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और यही है इन्फ्लेमेशन का वो सबसे टॉक्सिक वर्जन जिसे हमें हर हाल में रोकना चाहिए अगर लंबी उम्र जीनी हो तो। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एकदम आसान शब्दों में मतलब है क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक, सालों तक चलने वाला इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हमारे खुद के ही सोल्जर सेल्स यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के रक्षक बनने की जगह पर टेररिस्ट बन जाते हैं और हमारे ही शरीर को अंदर से तबाह करने लगते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सालों तक हमारा शरीर अंदर से साइलेंटली इमरजेंसी स्टेट में जल रहा होता है, पर सोल्जर सेल्स को यह पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है, और इन रिस्पॉन्स वो हेल्दी सेल्स को भी मारने लगते हैं, जिससे हमारे शरीर के नेचुरल प्रोसेसेस बुरी तरीके से इफेक्ट होने लगते हैं। इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो कि कुछ टेररिस्ट्स कॉमन सिविलियंस का भेस बदलकर शहर में उधम मचाने लगते हैं। अगर यह स्थिति कई महीनों तक चलती रही तो पुलिस खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन कॉमन सिविलियन है और कौन टेररिस्ट, और नतीजन कोलैटरल डैमेज या क्रॉस फायरिंग या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग में कई आम लोग, आम सिविलियंस भी मारे जाएंगे। बस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में इम्यून सिस्टम अपने ही हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगता है, क्योंकि उन्हें अब कौन से गुड सेल्स है और कौन से बैड सेल्स है इसमें फर्क ही नहीं पता चलता, और इसीलिए एक हीलिंग प्रक्रिया ही मौत का कारण बनने लगती है। अब आपके शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है या नहीं, इसका पता लगाने के कुछ टेस्ट्स होते हैं, जिसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बट हर बीमारी को पनपने से पहले ही रोका जा सकता है अगर सही समय पर सही टेस्ट्स करवाए जाए तो। बट आजकल जस्ट क्योंकि हम बिजी रहते हैं, इसीलिए इसी चीज को और हमारी सेहत को हम लिटरली फॉर ग्रांटेड ही ले लेते हैं, और यहीं पर फार्मेजी आपकी लाइफ को ईजी बना देता है। फार्मेजी लैब्स इंडिया के मोस्ट रिलायबल डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है, जहां पर आपको 400 से भी ज्यादा लैब टेस्ट के पैकेजेस मिल जाएंगे, जिनका सैंपल कलेक्शन आप सेफली अपने घर में बैठे बैठे ही करवा सकते हो। आपको सिर्फ अपने लिए एक सूटेबल टेस्ट सिलेक्ट करके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक डेट और टाइम स्लॉट बुक करना होता है, एंड दैट्स इट। आपका सैंपल कलेक्शन ऑन टाइम हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका पूरा टेस्ट फ्री में हो जाएगा। सैंपल कलेक्शन का पूरा प्रोसीजर भी एक्सट्रीमली हाइजीनिक होता है, जिसमें सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान दिया जाता है। फार्मेजी के सारे लैब्स NABL द्वारा सर्टिफाइड है, और आपके सारे रिपोर्ट्स स्किल्ड डॉक्टर्स द्वारा वेरीफाइड होते हैं। सो आपको इन रिजल्ट्स की एक्यूरेसी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका रिपोर्ट भी आपको डायरेक्टली डिजिटली ही सेंड कर दिया जाता है, जिसके लिए वैसे तो इन्होंने 15 घंटे का एक कमिटमेंट दिया है, लेकिन मुझे तो मेरा रिपोर्ट सिर्फ 6 घंटों में ही मिल गया था। और सबसे बड़ी बात है कि फार्मेजी अभी ऑफर कर रहे हैं फ्लैट 1000 रुपीज ऑफ ऑन ऑल टेस्ट पैकेजेस। बस इसे अवेल करने के लिए आपको मेरा कूपन कोड FLY1000 यूज करना है। सो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर चेकिंग इट आउट। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। अब एक सिंपल से एनिमेशन की मदद से ना फ्रेंड्स, मैं आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपके शरीर के किन किन अंगों को किस किस तरह से तबाह करता है, इसकी एक झलक दिखाता हूं। क्योंकि अगर 60% बीमारियों में इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह बीमारी जन्म कैसे लेती है और कैसे फैलती है, ताकि खुद को इससे प्रोटेक्ट किया जा सके। मुझे जब इस बीमारी के बारे में पहली बार पता चला था, आई वॉज लिटरली माइंड ब्लोन।
कि एक बीमारी इतने सारे क्रॉनिक बीमारियों का कैसे जड़ हो सकती है, कैसे वो 100 बीमारी के इंटरसेक्शन में एकदम बीच में आ सकती है। और बाय द वे ये सारे के सारे हार्मफुल इफेक्ट्स प्रूव्ड है साइंटिफिक पेपर्स में, जिसके रेफरेंसेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब से हम रिसर्च रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन में भी देना स्टार्ट करेंगे मेरे दोनों चैनल्स में, ताकि आप अपना खुद का भी रिसर्च कर सको इफ यू वांट टू। हमारी टीम में कई पैशनेट रिसर्चर्स और क्रिएटिव एडिटर्स हैं जो इन डेप्थ रिसर्च को आर्टिस्टिक स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट करते हैं। हमारा मिशन है हमारे दोनों चैनल्स गेट सेट फ्लाई साइंस और गौरव ठाकुर के थ्रू इंडियंस में एक साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप करके इंडिया के रूट लेवल पर बदलाव लाना। और अब हम हमारी टीम को एक्सपैंड कर रहे हैं और लाइक माइंडेड वॉरियर्स के साथ। सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और अगर आप हमारे इस मिशन में वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो आपके पैशन को एक थ्राइविंग प्रोफेशन बनाना हमारा काम होगा। We are looking for skilled researchers, creative editors, and professional social media managers for a work from office opportunity in Mumbai. More details down in the description below. Let's create an impact together. अब कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो को। मान लो एक इंसान रेगुलरली स्मोकिंग करता है। अब सिगरेट्स में एटलीस्ट 7000 प्लस केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 69 केमिकल्स प्रूव्ड है कि कैंसर कॉज करते हैं। अब कैंसर कॉजिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि वो सेल्स को माइक्रो लेवल पर डैमेज करते हैं, उसके डीएनए को डैमेज करते हैं। और अगर आप देखोगे ना, तो इन्फ्लेमेशन भी वही चीजें कॉज करती है जो सेल्स को डैमेज करती है, क्योंकि उसके बाद ही तो हीलिंग रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। और इसीलिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और कैंसर का इतना स्ट्रॉन्ग लिंक है। सो लेट्स से आप रेगुलरली स्मोकिंग करते हो और इस वजह से आपके बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा है। अब एक बार आपके शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ने घर बना लिया ना, तो ये बहुत ही जल्द शरीर के दूसरे जगहों में भी फैलने लगता है। अगर यही इन्फ्लेमेशन आपके लंग्स के सेल्स में कॉन्सेंट्रेट होने लगा, तो वो वहां पर इन्फ्लेमेटरी बीमारियां जैसे कि अस्थमा या ब्रोंकाइटिस को जन्म देने लगेगा। यही अगर बद से बदतर होते गया, तो ये लंग कैंसर भी कॉज कर सकता है। और इसीलिए इन्फ्लेमेशन का लेवल यहां पर एक संकेत का काम करेगा कि कौन से स्केल पर गड़बड़ी है। अगर वही इन्फ्लेमेशन आपके ब्लड के जरिए आपके हार्ट सेल्स तक पहुंच गया, तो इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्ट में चर्बी यानी कि प्लैक इकट्ठा होने लगता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस या सीवीडी जैसी बीमारियां होती है, जो हार्ट अटैक्स का सबसे मेजर कारण है। और इसीलिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का हार्ट अटैक्स के साथ भी डायरेक्ट लिंक है। अब अगर लेट्स से यही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ब्लड के जरिए किडनीज में भी कॉन्सेंट्रेट होने लग गया, तो ये वहां पर नेफ्राइटिस या किडनी फाइब्रोसिस कॉज कर सकता है। अगर यही इन्फ्लेमेशन स्टमक तक फैल गया, तो ये गैस्ट्राइटिस कॉज करेगा। इंटेस्टाइन्स तक फैल गया, तो ये अल्सरेटिव कोलिटिस या फिर क्रोन्स डिजीज कॉज करेगा। लिवर में फैल गया, तो ये लिवर फाइब्रोसिस या सिरहोसिस कॉज करेगा। पैंक्रियाज में ये फैल गया, तो पैंक्रियाटिटिस या फिर इंसुलिन प्रोडक्शन को डिसरप्ट करके डायबिटीज कॉज करेगा। जोड़ों में कॉन्सेंट्रेट होने लगा, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉज करेगा। स्किन टिश्यूज को एक्सपोज हो गया, तो जल्दी बूढ़ा करेगा। इनफैक्ट कम उम्र में बूढ़ा दिखने के पीछे एक मेजर वजह क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ही होती है, क्योंकि ये स्किन सेल्स में कोलाजन को घटाता है, इलास्टिसिटी को कम करके एक बूढ़े इंसान का अपीयरेंस देता है, इवन डीएनए डैमेज भी करता है। और अगर हमारा ब्रेन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के शिकंजे में आ गया, तो ये कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जन्म देने लगेगा। छोटी बीमारियां जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस, थकान से लेकर संगीन न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एल्जाइमर्स, पार्किंसंस डिजीज एटसेट्रा। सो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इतना बड़ा साइलेंट किलर है। बट चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है, मैं गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हाईलाइट नहीं करता हूं, बल्कि उनके बेस्ट सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप साइंस की नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज करके एक कदम आगे रहे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। सो आगे मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देने वाला हूं जिससे फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र कितनी भी हो, बट आपके शरीर का इन्फ्लेमेशन एक हेल्दी 25 साल के इंसान जितना कम हो सकता है, और आप ये सब बीमारियों से बच सकते हो अपनी उम्र को लंबी करते हुए। बट उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मेडिकली आइटिस से एंड होने वाली जितनी भी बीमारियां होती है ना, उन सब का मतलब एक ही होता है, उस बॉडी पार्ट या ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन का होना। जैसे पेट में इन्फ्लेमेशन गैस्ट्राइटिस, पैंक्रियाज में पैंक्रियाटाइटिस, जॉइंट्स में आर्थराइटिस एटसेट्रा। अब ये सब बीमारियों के अलावा ना, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कई किस्म के कैंसर्स भी कॉज करता है। बट क्या आपको यह सवाल नहीं आया कि इन्फ्लेमेशन, चलो इवन अगर क्रॉनिक भी हो, पर है तो इन्फ्लेमेशन ही ना,
मतलब उससे थोड़ा बहुत दर्द, स्वेलिंग और इरिटेशन भले ही हो जाए, बट इससे कैंसर तक बात कैसे पहुंच गई? वेल, बिल्कुल जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, एक एक कुल्हाड़ी मार मार के पहाड़ कट जाता है, ठीक उसी तरह कॉन्स्टेंटली, क्योंकि हमारे शरीर के किसी हिस्से में WBCs लगातार अटैक कर रहे होते हैं, तो वो नए जन्मे सेल्स जिससे सारे टिश्यूज और घाव रिपेयर होते हैं, या उन्हीं सेल्स के DNA को डैमेज करने लगते हैं, जिससे उनमें अनकंट्रोल्ड और फॉल्टी सेल रेप्लिकेशन होने लगता है। मतलब जो नए सेल्स जन्म ले रहे हैं उनमें फॉल्टी म्यूटेशंस आने लगते हैं। यही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से कैंसर जन्म लेता है। बेसिकली प्रकृति में आप इस चीज को देखना, कोई भी चीज जो आपके बॉडी को लंबे समय तक इरिटेट करेगी वो कैंसर कॉज करती होगी। जैसे एक्स-रेज स्किन को चुभते हैं, लंबे एक्सपोजर से कैंसर कॉज करते हैं। आर्सेनिक हो गया या एस्बेस्टोस, वो भी स्किन के कांटेक्ट में आते ही इरिटेशन कॉज करते हैं, लंबे समय में ये भी कैंसर कॉज करते हैं। वैसे ही सिगरेट्स हो गए, अल्कोहल एटसेट्रा। अच्छा, इन्फ्लेमेशन सिर्फ कैंसर के डेवलपमेंट में ही नहीं बल्कि प्रोग्रेशन यानी कि ग्रोथ और फैलने में भी एक मेजर रोल प्ले करता है, और ये भी इसका एक बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट है। सो अब तक तो हम ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है, बट भूलो मत, ये एक साइलेंट किलर है, यानी कि सभी के नजरों से छुपकर अंदर ही अंदर अपना काम कर जाता है। सो ऐसे में इसे पहचाना कैसे जाए, कैसे पता चल सके कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में फैलना शुरू कर चुका है और आगे चल के ये बीमारियां कॉज कर सकता है? वेल, इसके लिए ना एक सिंपल सा टेस्ट आता है जो शरीर में कितना इन्फ्लेमेशन मौजूद है के साथ साथ ये तक प्रेडिक्ट कर सकता है कि अगले कुछ सालों में क्या आपकी मौत हार्ट अटैक या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से होगी कि नहीं। इस टेस्ट का नाम है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट या CRP टेस्ट। जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हाई होता है ना, तब हमारा लिवर साइटोकिन्स के रिस्पॉन्स में सी रिएक्टिव प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है और ब्लड में भेजता है इन्फ्लेमेशन से लड़ने और उसे घटाने के लिए। अगर ब्लड में CRP की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी हाई है। ये चार्ट आप देख सकते हो कैसे एक हेल्दी पर्सन में सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का लेवल 0.3 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम होता है, और जैसे जैसे ये बढ़ने लगता है वैसे वैसे चांसेस बढ़ने लगते हैं कि अंदर कोई ना कोई बीमारी जरूर पनप रही है। अगर माइल्डली एलिवेटेड है तो फीवर, डिप्रेशन या ये सब कारण हो सकते हैं, और अगर मॉडरेटली एलिवेटेड है तो हार्ट अटैक्स का भी रिस्क हो सकता है, और ये सब भी कारण हो सकते हैं। उससे ज्यादा अगर वैल्यूज हो तो ये सब कारण हो सकते हैं। तो बेसिकली इस सिंपल से टेस्ट के जरिए आप समझ सकते हो कि आपके शरीर के अंदर साइलेंटली कोई बीमारी ग्रो तो नहीं हो रही है। अब ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको कोई मामूली सा सर्दी जुकाम है या फिर पेट दर्द है, तो ऐसे में कुछ 2 या 3 दिनों के लिए आपके सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का वैल्यू बॉडी में बढ़ गया है, लेकिन फिर वापस से वो अपने नॉर्मल बेसलाइन में भी आ जाएगा, और इसीलिए ऐसे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये नेचुरल ही है। बट अगर लेट्स से आप 3 महीनों से एवरी मंथ एक बार टेस्ट करवा रहे हो और हर बार वैल्यूज एलिवेटेड ही आते हैं, तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि शायद कोई अंडरलाइंग बीमारी आपको है। और इसीलिए अगर आपको थोड़ी भी चिंता या कंसर्न सताता है कि आपको शायद से कोई अंडरलाइंग बीमारी हो सकती है, तो एटलीस्ट 1 महीने के गैप में 2 बार टेस्ट जरूर करवा लीजिए ताकि श्योर हो सको। सो अब तक हम समझ चुके हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या है, कैसे ये साइलेंटली गंभीर से गंभीर बीमारियों के डेवलपमेंट और ग्रोथ का कारण बनता है, और हम ये भी जान चुके हैं कि इस छुपी बीमारी को डायग्नोस कैसे करें। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कैसे एक आम इंसान क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने से खुद को बचाए और सेफ रखे। और अगर लेट्स से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कुछ सिम्टम्स आपके शरीर में दिख भी जाते हैं तो उसे रिवर्स कैसे किया जाए। ऑल इन ऑल इन सारी बीमारियों के जड़ को जड़ से ही जन्म लेने और पनपने से कैसे बचा जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो इस बीमारी को सही से डायग्नोज ही कर देना आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। और दूसरी बात, इसे जड़ से रोकने या उखाड़ फेंकने के बहुत सारे इफेक्टिव सॉल्यूशन जरूर है, लेकिन बस सिर्फ एक ही शर्त है, आपको समय रहते इन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो बहुत सी गंभीर बीमारियां ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होगी जिन्हें वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता। इन दैट केस आप सिर्फ उनके ग्रोथ को ही स्लो डाउन कर पाओगे। सो ये रहे कुछ सॉल्यूशंस मेरे रिसर्च के हिसाब से इन देयर ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। सॉल्यूशन नंबर 1 एंड सॉल्यूशन नंबर 2। इन दोनों सॉल्यूशंस को हम जॉर्डन रूबिन, जो कि एक अमेरिकन टीनेजर है, उसके केस स्टडी से समझते हैं,
जिसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या IBD से डायग्नोज किया गया था। इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाली बीमारी के वजह से इसका वजन तेजी से गिरने लगा था और कुछ ही महीनों में इसने 35 किलोग्राम लूज कर दिया था, जिसमें मसल मास भी शामिल होने की वजह से ये ठीक तरीके से चल भी नहीं पाते थे। 2 सालों तक लगातार अलग अलग डॉक्टर्स और उनकी दवाइयां खा खा कर भी जॉर्डन की सेहत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। बट फिर अंत में इनकी बीमारी का रामबाण सलूशन बने बस 2 चीजें। नंबर 1, प्रोबायोटिक डाइट और डेली कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। जैसे ही उसने ये 2 चीजें करना स्टार्ट किया, बस 3 महीनों के अंदर उसका ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद ही देख लो। अनबिलीवेबल, राइट? किसी चमत्कार की तरह लगता है, बट याद रहे हम साइंस से खुश होते हैं, एविडेंस से, चमत्कारों से नहीं। सो क्या इसके पीछे कोई साइंस है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इतनी आसानी से रिवर्स हो सकता है क्या? वेल फ्रेंड्स, हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ने 2000 साल पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोल दी थी। उन्होंने कहा था कि सारी बीमारियां ना हमारे गट यानी कि हमारे आंतों में ही जन्म लेती है। एंड लुक टुडे, इसमें कितनी सच्चाई है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमारा 70 to 80% इम्यून सिस्टम हमारे गट यानी हमारे आंतों में ही होता है। अब इसे ध्यान से सुनना। हमारे पूरे लार्ज इंटेस्टाइन के अराउंड ना एक पतली सी सिंगल लेयर होती है सेल्स की, जिसे गट बैरियर कहते हैं। इस गट बैरियर के एक तरफ यानी कि आंतों के अंदर रहते हैं 50 से 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें गट माइक्रोब्स कहते हैं। और दूसरे तरफ यानी कि ब्लड स्ट्रीम में तैर रहे होते हैं हमारे शरीर के 70 से 80% इम्यून सेल्स यानी कि सोल्जर सेल्स। आप इसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह इमेजिन कर सकते हो। बॉर्डर का एरिया है आपका गट बैरियर। बॉर्डर के एक तरफ है पाकिस्तानी आर्मी यानी कि गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और दूसरी तरफ है इंडियन आर्मी यानी कि इम्यून सेल्स या सोल्जर सेल्स। अब यहां पर ना बहुत ही गौर करने वाली बात यह है कि बस वो बॉर्डर यानी बस वो गट बैरियर ने ही दोनों को भिड़ने से रोक रखा हुआ है। अगर बॉर्डर कमजोर हो गया और पाकिस्तानी आर्मी इंडिया में घुसने लगी तो इंडियन सोल्जर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और एक एक करके उन घुसपैठियों पर अटैक करने लगेंगे। और इसीलिए उस बॉर्डर का, उस गट बैरियर का इतना बड़ा रोल होता है। अब पता है ये गट बैरियर बनाता कौन है? हमारे गट माइक्रोब्स, गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनके वजह से ही लिटरली गट बैरियर बनता है। और अगर माइक्रोब्स हेल्दी रहे तो हेल्दी बैरियर बनेगा, और अगर अनहेल्दी रहे तो वीक बैरियर बनेगा। देखो, गट माइक्रोब्स बेसिकली सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें कई किस्म के बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगाई और कुछ वायरसेस भी शामिल होते हैं। जितने ह्यूमन सेल्स हमारे बॉडी में मौजूद है ना, उसके जितने ही या उससे भी ज्यादा इन माइक्रोब्स के सेल्स हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं। ये लिटरली हमारे गट में छोटे छोटे केमिकल फैक्ट्रीज की तरह होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे या फिर डेंजरस इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे। और क्योंकि ये हमारे ना होके भी हमारे ही अंश होते हैं, ये लिटरली डिसाइड करते हैं एक इंसान कितना जिएगा और कब मरेगा। और इसीलिए हमें इनके साथ अपने शरीर का रिश्ता म्यूचुअली बेनिफिशियल बनाए रखना होता है कि इनका भी फायदा हो और हमारा भी। और इसीलिए यहीं पर हमारे डाइट का सबसे बड़ा रोल आ जाता है। यू सी, बेनिफिशियल गट माइक्रोब्स को हमसे कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए होती है खुद को जिंदा रखने के लिए और हेल्दी बनाए रखने के लिए। और अगर हम इन्हें वो देकर खुश रखें तो ये हमें इन रिटर्न खुश रखते हैं। हेल्दी गट माइक्रोब्स यूजुअली फाइबर्स और कॉम्प्लेक्स स्टार्चेस खाते हैं, क्योंकि ये कई किस्म के एंजाइम्स क्रिएट करते हैं जो इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके इनका खाना बनाते हैं। इसी प्रोसेस में शॉर्ट चेन्ड फैटी एसिड्स जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो सुपर एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, यानी कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करने का सिग्नल देते हैं। और ये तो मैंने बस सिर्फ एक एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल की बात की है। विभिन्न किस्म के हेल्दी माइक्रोब्स विभिन्न किस्म के हेल्दी केमिकल सेक्रीट करते हैं, जो सैकड़ों केमिकल्स मिलकर फिर शरीर में इन्फ्लेमेशन की आग को बुझाते हैं, जिससे फिर हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है और कई सारी बीमारियां टल जाती है। अब इसका उल्टा भी होता है। अगर हम सैचुरेटेड फैट्स वाले, हाई शुगर वाले फूड्स कंज्यूम करते हैं ना, तो सैचुरेटेड फैट्स बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खाना होता है। और जैसे ही ये उसे अनहेल्दी फैट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, वैसे ही ये अनहेल्दी फैट्स हमारे बॉडी के सेल्स में इधर उधर जाकर चिपकने लगते हैं,
जिस पर हमारे इम्यून सेल्स टूट पड़ते हैं और इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। अब दूसरी तरफ हेल्दी गट माइक्रोब्स गट बैरियर को भी स्ट्रांग रखते हैं और अनहेल्दी गट माइक्रोब्स बैरियर को कमजोर बनाते हैं, जैसे हमने पहले देखा। और इससे क्या होता है पता है? कमजोर गट बैरियर की वजह से हमारे आंतों के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजीली उस बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुसने लगते हैं, जिसे मेडिकली फिर लीकी गट सिंड्रोम कहा जाता है। लीकी गट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण है, क्योंकि अब माइक्रोब्स जो ब्लड में आ गए हैं तो इम्यून सेल्स उन पर टूट पड़ेंगे और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा। सो अब आप समझ गए होंगे कि आपके गट माइक्रोब्स और डाइट का कितना बड़ा रोल होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अब समझते हैं कि कौन सा डाइट बेस्ट है गट माइक्रोब्स और इन्फ्लेमेशन के लिए। वेल, सबसे पहले तो हैंड्स डाउन प्रोबायोटिक्स और फर्मेंटेड फूड्स, जितना हो सके इनके सेवन को बढ़ाएं। फूड्स जैसे कि दही हो गया, डोसा, इडली, ढोकला, अचार, छाछ, किमची, कोम्बुचा, ये सारे फूड्स फर्मेंटेड कैटेगरी में आते हैं, जो बेसिकली प्रोबायोटिक होते हैं, यानी कि इनमें जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जैसे ही हमारे बॉडी में इंजेस्ट होते हैं ना, इनका हमारे शरीर के माइक्रोबियल एनवायरनमेंट में पॉजिटिव असर पड़ता है। कई रिसर्चेस में यह प्रूव हुआ है कि जैसे ही लोग फर्मेंटेड फूड्स खाना स्टार्ट करते हैं, उनके इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स में एकदम से इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगता है। और इसीलिए अगर आपको अपने डाइट और गट बैक्टीरिया के जरिए शरीर में इन्फ्लेमेशन की मात्रा को कम करना है, तो ईटिंग फर्मेंटेड एंड प्रोबायोटिक फूड्स इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन। अच्छा, दूसरी तरफ जितना हो सके एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का मतलब ही होता है एंटीबायोटिक, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने वाली दवा, जो बहुत ही सीरियस इन्फेक्शंस में ही लेना चाहिए। मगर आजकल तो मामूली से सर्दी जुकाम में भी कुछ डॉक्टर्स कोल्ड मेडिसिन के साथ एक एंटीबायोटिक पकड़ा देते हैं। एंटीबायोटिक से हमारे गट के गुड बैक्टीरिया भी लिटरली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बिना मतलब का गुड बैक्टीरिया भी निपट जाते हैं बैड बैक्टीरिया के साथ, और पूरा जो हमारा माइक्रोबायोम्स का इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है और इसे फिर से रिस्टोर होने में 6 महीने तक लग जाते हैं। अच्छा, अब सेकेंड बेस्ट चीज जो आप कर सकते हो ना, वो है अपने डाइट में जितना हो सके विभिन्न किस्म के फाइबर्स खाना स्टार्ट करो, और वो भी फ्रॉम डिफरेंट कलर्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। जितने ज्यादा रंगों के फ्रूट्स और वेजीज आप खाओगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनमें अलग अलग किस्म के पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं, और साथ में फाइबर्स भी होता है जो कि जैसे मैंने आपको बताया गुड माइक्रोब्स का खाना होता है, जिसे खाकर वो और ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करते हैं। अच्छा, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी आपको बताता हूं जो बहुत ही एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और हमारा गट बैरियर 30% इस इंग्रेडिएंट से बना हुआ होता है, और ये एक प्रोटीन है बाय द वे। कौन सा प्रोटीन है आप गेस करना चाहोगे? वेल, जिन के दिमाग में ग्लूटामाइन आया, यू आर करेक्ट। ये प्रोटीन नॉन वेजिटेरियंस को मीट में मिल जाएगा और वेजिटेरियंस को कैबेज और वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स में। इसी के साथ जनरली भी एक हाई प्रोटीन, लो शुगर और लो सैचुरेटेड फैट्स वाला डाइट बेस्ट है, क्योंकि ब्लड शुगर स्पाइक्स का इन्फ्लेमेशन के साथ एक बहुत ही स्ट्रांग लिंक है। अब इसे ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप फूड्स खाते हो जो हाई इन सैचुरेटेड फैट्स हैं, जैसे बर्गर्स हो गए, पिज्जाज, फ्राइड आइटम एटसेट्रा, तो ये सब खाने से सबसे पहले तो 30 मिनट में ही आपका ब्लड शुगर स्पाइक हो जाता है, और फिर कुछ 4 से 6 घंटों के अंदर ब्लड फैट्स के लेवल्स भी स्पाइक होने लगते हैं। अब ये ब्लड शुगर्स और ब्लड फैट्स का स्पाइक एक्चुअली में काफी इन्फ्लेमेटरी होता है। बेसिकली हमारे इम्यून सेल्स इनकी संख्या ब्लड में बढ़ते हुए देख सचेत हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करने लगते हैं। इसे ऐसे इमेजिन करो कि जैसे ही आपके शरीर का इम्यून सिस्टम ये देखता है कि ब्लड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग शुगर स्पाइक्स और फैट स्पाइक्स आ रहे हैं, तो वो उसे पूरे शरीर में लगे छोटे छोटे फायर्स की तरह देखता है, जिससे वो फायर अलार्म बजाकर फिर इम्यून सेल्स को ट्रिगर कर देता है, और नतीजन आपके शरीर में जगह जगह इन्फ्लेमेशन क्रिएट होने लगता है। और इसीलिए जितना सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, प्रोसेस्ड शुगर्स जैसे कि माल्टोडेक्स्ट्रिन हो गया, उतना खाओगे उतना ही ज्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा, क्योंकि ये इवन गट बैरियर को भी कमजोर करके बैक्टीरिया को ब्लड में लीक भी करवाते हैं। अब गट माइक्रोब्स और डाइट के अलावा बात करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन की, जो है फ्रीक्वेंट फिजिकल एक्टिविटी। याद है मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था एक ऐसे रिसर्च के बारे में जिसमें 75 इयर्स के बूढ़े लोगों में भी एक 25 साल के हेल्दी इंसान के बराबर इन्फ्लेमेशन लेवल्स देखने को मिले थे। और यह सिर्फ इसीलिए हो पाया था जस्ट बिकॉज उस ग्रुप के लोगों ने
पूरी लाइफ टाइम एक्सरसाइज जारी रखी थी। कैन यू बिलीव दिस? इतना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इनफैक्ट इसी स्टडी में यह भी कंक्लूड हुआ था कि आपको एक्सट्रीम लेवल की एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक नॉर्मल सा रूटीन एंड लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस भी आपके इन्फ्लेमेशन लेवल्स को कम करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारा गट बैक्टीरिया भी हेल्दी रहता है और बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन भी प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप हफ्ते में 4 से 5 बार 20 से 25 मिनट भी कार्डियो और 15 मिनट वेट ट्रेनिंग भी करोगे तो भी ये इनफ होगा। रेगुलर एक्सरसाइजेस से बॉडी फैट लेवल्स भी कम होते हैं और फैट सेल्स शरीर के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जैसे आपको पता होगा, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन के सबसे बड़े दोस्त होते हैं। बॉडी फैट सेल्स या एडिपोज टिश्यूज को प्रॉब्लम की तरह देखती है और साइटोकिन्स रिलीज करने लगती है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और आगे डायबिटीज, इन्फ्लेमेटरी बीमारियां। अब फाइनली बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन के बारे में, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। प्रॉपर स्लीप शेड्यूल के बारे में मैं जितना भी बोलूं ना उतना कम है। इस पर तो मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है 25 मिनट का, नींद के महत्व के ऊपर कि हमारे हेल्थ पर इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं उसे एक्सप्लेन किया है। बेसिकली स्लीप हमारे शरीर के लिए एक रीसेट स्विच की तरह होता है, जो सारे फंक्शंस राइट फ्रॉम हमारे हार्मोन्स, हमारे इमोशंस, हमारे ब्रेन, हार्ट, हमारे गट माइक्रोब्स, हमारा डाइजेशन और अन्य ऑर्गन्स की फंक्शनिंग सब कुछ रेगुलेट करता है। ये लिटरली रात को हमारे शरीर को प्रिपेयर कर रहा होता है अगले दिन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। और आज के मॉडर्न और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से हम इसे ही सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पर्सनली मेरे लेवल पर मैंने एक सिंपल सा प्रिंसिपल ही बना दिया है कि चाहे जो कुछ भी हो, अगर मुझे अपनी लाइफ को वापस से अपने कंट्रोल में लाना है तो सबसे पहले मुझे अपने स्लीप शेड्यूल को कंट्रोल में लाना होगा। और इसीलिए मैं शार्प 11:30 को हमेशा सोने चले जाता हूं, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि सारे प्रॉब्लम्स, चाहे वो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे मूड से रिलेटेड हो या इवन हेल्थ को लेकर, तभी शुरू होते हैं जब मेरा स्लीप शेड्यूल बिगड़ता है। बैड स्लीप का इन्फ्लेमेशन के साथ डायरेक्ट लिंक है, स्ट्रेस के साथ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस एंड इवन कैंसर्स के साथ भी। और ये सारे कनेक्शंस पूरे साइंस के साथ, इन डिटेल सॉल्यूशंस के साथ भी कि आप अपने स्लीप को कैसे फिक्स कर सकते हो, मैंने इन डेप्थ कवर किया है मेरे एक वीडियो में, जिसे आप यहां पर आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। आई हाईली सजेस्ट उस वीडियो को देखना। अब इसके अलावा फ्रेंड्स, दुनिया में ना आज 130 करोड़ लोग स्मोकिंग या टोबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तंबाकू वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जिनका लोग रोज सेवन करते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं और इसी से ही कई किस्म के कैंसर्स भी जन्म लेते हैं। इसे हर हाल में हमें रोकना होगा। अल्कोहल को लेकर भी बहुत डिबेट है कि कितनी मात्रा में ये प्रो इन्फ्लेमेटरी या एंटी इन्फ्लेमेटरी हो सकता है, मगर सेफेस्ट साइड में रहने के लिए ना WHO के रिपोर्ट के अनुसार जाना बेस्ट होगा, जो ये कहता है कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ। और आधे लोगों को जो कैंसर अल्कोहल की वजह से हुए हैं अब तक, वो सभी लोग लाइट या मॉडरेट अमाउंट्स में ही अल्कोहल को कंज्यूम किया करते थे। सो यू सी फ्रेंड्स, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को पनपने से रोकना टोटली आपके हाथ में। आपको बस थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा विथ रिगार्ड्स टू योर डाइट एंड योर लाइफस्टाइल। बट इस वीडियो से उम्मीद है आपको एटलीस्ट ये समझ आ गया होगा कि इन्फ्लेमेशन एक कितना बड़ा साइलेंट किलर है और समय रहते इसे ट्रैक करके सही लाइफस्टाइल और डाइटरी चॉइसेस से रोकना हर एक इंसान की अपने सेहत के प्रति एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ऐसे साइलेंट किलर्स का पता है एक ही सबसे बड़ा इलाज है, और वो है मैसिव लेवल पर अवेयरनेस फैलाना, ताकि हर एक भारतीय सचेत होकर अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा दे सके। और अगर ऐसा करके हम एक इंसान की भी जान बचा पाए ना, तो उससे बड़ा योगदान इस दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद, जय विज्ञान।